महाराष्ट्र के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि जो एनडीए ब्लॉक है महायुति उनको बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ये टैली के जरिए भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। झारखंड में देख लीजिए जो जेएमएम प्लस है यानी कि इंडिया ब्लॉक है उनको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 50 के करीब सीटों पर जेएमएम के जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट्स हैं, वो आगे चल रहे हैं। एक बार ये टैली फिर से आपको बताते हैं पूरी जानकारी। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 288 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन महायुति, जिसमें शिवसेना कसे काय निवडून येऊ शकतात? अजित पवारांचे ज्यांच्या गद्दारी विरुद्ध या महाराष्ट्रात रोष आहे, ज्यांच्या बेईमानी विरुद्ध या महाराष्ट्रात प्रचंड रोष आहे, हा शरद पवारांच्या सभांना त्यांच्या प्रचाराला तुफान प्रतिसाद मिळाला, ते वादळ तुम्हाला दिसत नाही। पण आज जागा जिंकल्यावरती युतीचं वादळ म्हणताय तुम्ही। स्वतःला प्रश्न विचारा मीडियानं। मीडिया हा एक लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे, त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा, गडबड आहे की नाही। पण राऊत साहेब, तुम्ही लोकसभा निवडणुकांचे निकाल मानले तर मग आम्ही लोकसभेचे निकाल मानले नाहीत। सॉरी, लोकसभेच्या निकालाचीही गडबड झाली असं आम्ही मानतो। नाहीतर नरेंद्र मोदींचा पराभव नक्की झालेला होता। नाही, पण महाराष्ट्रात जे निकाल लागले लोकसभा, तेही आम्ही आमच्या अनेक जागा ह्या लोकांनी चोरल्या, हे आम्ही वारंवार म्हणालो। तुम्ही माझ्या तोंडी काय घालू नका। आम्ही अत्यंत संघर्ष करून विजय मिळवला। ह्या वेळेला खूप मोठं कारस्थान या निकालामागे मला दिसतंय आणि 100% हा निकाल लावून घेतलेला निकाल आहे, जनतेला दिलेला कौल नाही। पण राऊत साहेब पुढे काय? संजय राउत को सुन रहे थे। हालांकि शायद कहा उन्होंने यही मराठी में कहा कि अभी भी उम्मीद है महाआघाड़ी अलायंस को। फिलहाल देखिए हम टैली के जरिए आपको एक बार बता देते हैं, अपडेट जो है वो आपको दे देते हैं। जहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस को बहुमत है तो वहीं झारखंड में जेएमएम प्लस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और गाजियाबाद की देखिए बात करें, गाजियाबाद में उपचुनाव हो रहा है। इन बाईपोल्स में बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राज जाटव पीछे चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं गाजियाबाद से। बताइए पीयूष, क्या अपडेट है वहाँ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। इस समय संजीव शर्मा भाजपा के 25,806 वोट लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं। सिंगराज सिंह जाटव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 5,943 वोट लेकर दूसरे स्थान पर, और परमानंद बीएसपी से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 2168 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। संजीव शर्मा इस समय 19,663 वोट लेकर जो है अपनी लीड बनाए हुए हैं, और माना जा रहा है कि यानी 19 राउंड की वोटिंग और अभी काउंटिंग अभी और होनी है। तो ऐसे में ये बढ़त अगर लगातार बनी रहती है तो 50,000 के करीब का जो आंकड़ा है, कई जो संजीव शर्मा कहते हुए दावा करते हुए नजर आ रहे थे, वो पूरा हो सकता है। यानी मतदाताओं का जो प्यार है वो जमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला, क्योंकि बड़े नेता समेत उप मुख्यमंत्री गए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, और इसके साथ में 6 मंत्रियों की टीम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार में उतरी थी। तो लग रहा है आज नतीजे के दिन उनकी मेहनत का परिणाम भी साफ तौर पर दिखने लगा। और ऐसे में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा, वो साफ तौर पर 19,663 वोटों की बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजीव शर्मा जी इस समय हमारे साथ में। संजीव जी, 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 19,600 की बढ़त लगभग आप ले चुके हैं, तो क्या मान के चल रहे? 50,000 का दावा कर रहे थे। मुझे लगता है आप देखिए 6 राउंड हुए हैं, अभी तो 24 राउंड होने हैं, तो अच्छी जीत होगी। और जो मैंने दावा किया था पहले दिन से, वो दावा भी फेल हो जाएगा, दावे से भी ऊपर जाएंगे। एक मंत्रियों समेत जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो रोड शो करके यहाँ पे मेहनत दी थी, आज मतदाताओं ने उसका परिणाम रिजल्ट के रूप में सामने जो प्यार दिया है वो सामने आ रहा है। देखिए, हमारी कार्यप्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता, हम लोग लगातार जनसंपर्क में रहते हैं। हमारी कार्यप्रणाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम लगातार जनसंपर्क में रहते हैं। कोई सदस्यता अभियान को लेकर, अपनी प्रदेश की और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर हम लोग लगातार जनता से संपर्क में रहते हैं। इसी का आज आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है कि गाजियाबाद में जो इतनी बड़ी जीत हो रही है, वो लगातार जनसंपर्क
और पार्टियों के लोगों ने पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। सपा ने बसपा के उम्मीदवार को उतारा, बसपा ने सपा के उम्मीदवार को उतारा। एक भाजपा ही ऐसी है जिसने जो 2 बार के जो अपने अध्यक्ष हैं, मैं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लगातार 17 सालों से काम कर रहा हूँ, उस कार्यकर्ता को उतारा। तो ये एक बड़ा अंतर उनमें और हम में है। तो पहले से ही मुझे पता था कि गाजियाबाद की सम्मानित जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत कर एक बड़ी जीत गाजियाबाद में दिलाएगी। क्या लग रहा है, जातिगत समीकरणों के आधार पर यहाँ पर पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे, पीडीए की नीति के तहत समाजवादी पार्टी, तो वो समर्थन और प्यार जनता का वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ और आपकी तरफ जो प्यार है वो ज्यादा बरसता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पीडीए सब फेल हो गया। पीडीए तो सिर्फ कहने के लिए ही था कि पीडीए के जहाँ सबसे ज्यादा गढ़ था, अकबरपुर, बहरामपुर, जहाँ शुरू के वार्ड खुले हैं उनमें 75% मतदान मेरे पक्ष में हुआ, भाजपा के पक्ष में हुआ। हम लोग ना जाति की राजनीति करते हैं ना धर्म की राजनीति करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास पे विश्वास करते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जितनी योजना दे रहे हैं उसमें सबको समान आधार पर दे रहे हैं। मकान मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, अगर लोन मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है या हमारी पार्टी है, कभी भी किसी जाति विशेष पर राजनीति हम लोग नहीं करते, हम सबको बराबर रखते हैं। चलिए, धन्यवाद सर बातचीत के लिए। देखिए, संजीव शर्मा जी थे जो 20,000 के करीब की बढ़त अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बनाए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले जब कुछ राउंड 19 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़त और भी बढ़ सकती है और 50,000 से ज़्यादा की जीत का दावा कर रहे थे। अब संजीव शर्मा भी उस आंकड़े को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि वो आंकड़ा अभी पार करके एक बम्पर जीत वो शाम तक दर्ज कराते हुए नजर आए। ऐसा अब कहा भी जाता है कि अगर ज़्यादा वोटिंग होती है तो वो बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होती है। यहाँ तो सबसे कम वोटिंग हुई थी और यही आगे चल रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स आपको लग रहे हैं जो इनके पक्ष में काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ ही रही है, उसी का फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो गढ़ और सेफ सीट बीजेपी के लिए थी उसका फायदा मिलना तो तय ही माना जा रहा था, पर बीजेपी की टीम ने, कार्यकर्ताओं की टीम ने, जो बड़े नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से इस उपचुनाव को सामान्य चुनाव न लेते हुए पूरी मेहनत दिखाई है। सूबे के मुख्यमंत्री 4 बार गाजियाबाद का दौरा करके गए, जिसमें से एक रोड शो भी शामिल था। उप मुख्यमंत्री भी कई बार यहां पर आए। ब्रजेश पाठक ने जगह जगह जाकर उपचुनाव की तरह नहीं बल्कि एक जो निकाय चुनाव होते हैं उसकी तरह से लोगों के घरों तक पहुंचने का प्रयास किया। उसके साथ में 6 मंत्रियों, विधायकों की टीम यहां पर बीजेपी के द्वारा उतारी गई थी। तो वो लगातार टीम यहां पर प्रयास करती रही और नतीजा आज आपके सामने है कि जितनी मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की और सत्ता पक्ष होते हुए भी कहीं ना कहीं इन्होंने जितनी मेहनत की है, बाकी पार्टियों द्वारा उतना मेहनत करते हुए ना नेता ना कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर दिखाई दिए। तो आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में जो बम्पर वोट है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। 20,000 की छठे राउंड में ही बढ़त बन चुके हैं, जिसमें से केवल मात्र 1.5 लाख मतदान हुआ था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 25 राउंड की जब गिनती पूरी होगी तब ये बढ़त कितनी होगी। तो माना जाए कि बाकी अन्य पार्टियां हैं उनको, प्रत्याशियों को लगभग जनता ने, गाजियाबाद की जनता ने नकार दिया है। 5% की वोटिंग पिछले उपचुनाव से ज़्यादा इस बार देखी गई थी। तो वो लग रहा है कि वो भी एक फैक्टर रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता घर घर पहुंचे थे और उन्होंने शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि उपचुनाव में हमने जब लोगों से बात की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि वोटिंग प्रतिशत का कारण उनका जो अपना एक मन था कि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, सरकार की कोई नीतियां निर्धारित नहीं होनी है, ना तो सरकार बननी है ना कोई नीतियां निर्धारित होनी है। तो ऐसे में उपचुनाव में जनता की ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं दी और उसके बाद जब 33.33% मतदान पहुंचा तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये आंकड़ा अच्छा है और बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पहले से ही सेफ सीट मानी जा रही थी। उसके बाद जो मत प्रतिशत रहा वो उपचुनाव के मुकाबले, पहले 2 रिकॉर्ड थे कि 2012 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था जिसमें बसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद मात्र निकाय चुनाव में उपचुनाव हुआ था, तब मात्र यहाँ पर 18% की वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में 33% का आंकड़ा फिर भी ठीक माना जा रहा था। माना जा रहा था कि लोग फिर भी उपचुनाव। ठीक है पीयूष, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। अपडेट के लिए वापस आऊंगी।